गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप सबों को झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर मैथ का सेट 1 का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो हम पहली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है -5 7 तथा 1 - 3 के बीच की दूरी निकालें। हम इसको एक एक क्वेश्चन करके बोर्ड पर लिखते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन साथ में देते जाएंगे ताकि किसी विद्यार्थी को भी समझने में असुविधा ना हो। इसलिए हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नोट किए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी निकालें। यानी कि हम लोगों को इस प्रश्न में करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न समझना है। आखिर प्रश्न बोल क्या रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकालें। तो यानी कि हमको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है, इसके लिए सबसे पहले एक हम सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे 2 बिंदु दे देंगे और हम लोग जानते हैं कि ये जो है निर्देशांक दिया हुआ 2 बिंदुओं का, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो -5 7 और -1 3 है। अब हमको इसका दूरी निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट ए बी अगर लिख दें तो इसको कहते हैं ए तथा बी के बीच की दूरी। हम ए बी के जगह पे कोई भी यहाँ बिंदु मान सकते हैं, पी क्यू मान लें या कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम ए बी लिख के इसका दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब सवाल होता है कि x1 y1 क्या होता है। तो हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि x y होता है, ये भी x y होता है। जो निर्देशांक है x y से इसको डिनोट किया जाता है। आज जब 2 ठो यहाँ पर है तो हम अपने मन से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे मान उसका बैठाते जाएंगे आराम से। x2 हमारे पास है, x2 का मान है -1, इसी का रख देंगे। फिर x1 है -5। अब देखना यहाँ पे एक माइनस पहले से है और एक माइनस इसके पास भी है, तो यहाँ +5 लिख देते हैं। फिर y2 - y1, y2 जो है वो 3 है और y1 जो है वो कितना 7 है। अब आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक माइनस एक प्लस है तो घटाव हो जाएगा और 5 में एक घटाव करेंगे तो 4 बचेगा। ये दोनों में जो बड़ा वाला है 5 है, उसके पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस लगा दिए। फिर हमारे पास अब है 3 - 7, तो 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा। और ये दोनों में जो बड़ा वाला है वो 7 है, इसके पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का स्क्वायर के 2 प्लस बना गया। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे 16 और 16 तो कितना हो जाएगा 32। और 32 को हम क्या करेंगे, ऐसे करके गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो यानी कि हमारे पास इसका हम अगर गुणनखंड तोड़े तो 5 बार 2 आ गया। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, 5 बार 2 लिख दिए। और अब इसको क्या करना है, रूटेंडर के अंदर रहे। तो रूटेंडर में जब कोई अंदर में रहता है तो उसको 2 के बदले 1 को हम बाहर कर लेते हैं, फिर 2 के बदले 1 बाहर कर लेते हैं। अब ये अकेला रह गया, इसका अंदर में ही इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास अब ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 रूटेंडर 2। और जब हम दूरी निकालते हैं तो उसको मीटर किलोमीटर कुछ भी दिया रहता है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि ये ग्राफ वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मात्रक लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। अब हम लोग दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे, यदि sin a = 3/4 हो तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे क्या किया इस प्रश्न में कि sin a 3/4 दिया हुआ है और हमको करना क्या है, cos a और tan a का मान निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास sin a = 3/4 है तो हम cos a tan a निकालेंगे कैसे। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर sin a = 3/4 है तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि p/h होता है। तो आराम से यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला उसका p/h लिख दिए और लिखने के बाद हम देखते हैं कि p के सामने 3 है
तो P का वैल्यू हम 3 के लिख देते हैं और H के सामने 4 है तो H का वैल्यू हम 4 के लिख देते हैं। और चूंकि यहाँ पे कुछ मात्रक इसका नहीं दिया इसलिए हम यहाँ के लगा देते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं कि अगर हमको P और H मालूम है तो हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक त्रिभुज में PBH होता है। और अगर हम लोगों को यहाँ पे P और H मालूम है तो क्यों ना हम पहले B निकाल लें, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री पूरा जो है फर्स्ट चैप्टर PBH पे ही टिका हुआ है और ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम B का फॉर्मूला निकालते हैं। B इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है। H का वैल्यू हमारे पास जो है वो 4K है, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। और P का वैल्यू जो है वो 3K है, स्क्वायर लगा देंगे। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, K स्क्वायर लिख देंगे। 3 का 9 होता है, K स्क्वायर लिख देंगे। फिर 16 में 9 जगह तो 7K स्क्वायर होगा। और ये 7 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो √7 ही रहने देंगे और K स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे K लिख देंगे। यानी कि हमारा B पता चल गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो जरा ध्यान देना, हम लोगों को निकालना क्या है, cos A और tan A। cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। B का वैल्यू जस्ट अभी निकाल के रखे, देखो √7। तो बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना घबराए एकदम √7 के बैठा दिए। और H का वैल्यू हम 4K। आज जब ऊपर नीचे K है तो K कटाने के लिए हमको किसी पूछने की जरूरत तो है नहीं किसी को, तो क्यों नहीं चुपचाप यहाँ पे हम √7/4 लिख दें इसको हम। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, सबको ही जानते हो। इसमें क्या है, tan का फॉर्मूला P/B होता है। P का वैल्यू 3K है और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू √7K है। फिर K और K कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3/√7। और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लोगे। अब हम तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है देखेंगे, हमारा तीसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 2 लिखेंगे और tan 45 का मान तो सबको पता है कि 1 होता होगा और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है तो फिर हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे। और sin 60 का भी उतना ही वैल्यू होता है √3/2, तो क्यों ना इसमें भी हम स्क्वायर लगा दें। और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 into 2 करेंगे 2, और √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3/4 प्लस माइनस कट गया, हमारे पास बचा रह गया 2, जिसका आंसर क्या हो गया 2। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे हमको 0 इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो सॉल्व करके ही 0 आएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, जरा सा इसको LHS और RHS में पार्ट कर देते हैं। इधर वाले को LHS मान लेते हैं, इधर वाले को RHS मान लेते हैं। और LHS जो हमारे पास है वो है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब इसको सॉल्व करके हमको 0 दिखा देना लाकर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे सबको ही। यहाँ पे cos 38 cos 52 है, तो हम ऐसा करते हैं कि अगर इधर दोनों साइन है तो इधर भी दोनों साइन कर देते हैं, या अगर यदि इधर दोनों cos है तो इधर को ही cos कर देते हैं, जो हमको पसंद हो हम कर लेंगे। तो और इसके करने के लिए एक फॉर्मूला का जरूरत होता है हम लोगों को, जो सब कोई जानते होंगे, cos 90 माइनस A इक्वल टू साइन A और साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A। तो इस फॉर्मूला में से जिसका भी जरूरत पड़ेगा आराम से यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे cos 38 है, अगर हम चाहेंगे इसको साइन में ही दोनों को चेंज करना तो इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 52 और cos 52 को क्या लिखेंगे, तो cos 90 माइनस 38। अब ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि cos 90 में 52 घटाव करेंगे तो 38 वापस आ जाएगा, और 90 में 38 घटाव करेंगे तो cos 52 वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर वाला को हम चेंज नहीं किए तो sin 38 sin 52 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि जस्ट अभी देखे कि cos 90 माइनस ये sin ये होता है, तो यहाँ पर भी तो cos 90 माइनस 52 जो होगा वो sin 52 हो जाएगा, और cos 90 माइनस 38 sin 38 हो जाएगा, और sin 38 माइनस sin 52। और ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ही चीज अगर दोनों प्लस माइनस में रहे तो कट जाता है, दोनों को ऐसे काट देंगे और आ जाएगा यहाँ पर 0। ये हो गया प्रूव्ड।
चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेलन का फोटो बना देंगे। बेलन जो बना देंगे तो इस बेलन के बारे में क्या कहा है इसने, इसके बारे में ये बोला है कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बोले तो ये वाला आधा डिस्टेंस यानी कि ये वाला 7 सेंटीमीटर आर बराबर है। उसके बाद बोला है कि इसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक लेकर ये टोटल जो एच है इसका वो 5 है। अब कहता है कि इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बेलन का आयतन इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हम 22/7 पुट कर देंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू 7 पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और एच का वैल्यू 5। उसके बाद 22/7, 7 में स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख देंगे और 5, फिर एगो 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22 × 7 × 5 और गुना कर देंगे। तो फिर आंसर हम लिख देंगे कि 22 × 5 110 होता है। फिर 110 को 7 से गुना कर देंगे, 0 1 770 सेंटीमीटर पावर 3। अब हम छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगली प्रश्न है छठा नंबर बोला यहाँ पे माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध लिखें। यानी कि हम लोग जो माध्य माध्यक बहुलक मीन मेडियन मोड पढ़ते हैं उसके बीच में हमको रिलेशन लिखना है कि क्या रिलेशन है। तो ये बस 1 नंबर का छोटा सा सिर्फ फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, पासा को एक बार फेंका जाता है। तो पासा क्या है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसके पासे को। तो और यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को प्रायिकता निकालना है। किसका निकालना है भाई? तो पहले लिखा हुआ कि एक विषम संख्या, फिर लिखा एक सम संख्या। तो हम पहले जानेंगे तब तो क्या आखिर पासे को फेंकने से कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिजिट को लिख लेते हैं कि पासे को जब हम लोग फेंकते हैं तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 4 और 5 और 6 भी आता है। अब इसमें से हमको निकालना क्या है, सबसे पहले एक विषम संख्या को तो लिखेंगे प्रायिकता और ब्रैकेट में लिख देंगे विषम संख्या। उसके बाद एक फॉर्मूला इसका होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब ये अनुकूल और कुल क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब ये हुआ कि क्या आ सकता है, या आ क्या सकता है, विषम संख्या। तो विषम संख्या कितना है उसकी संख्या को ही अनुकूल परिणामों की संख्या कहेंगे, जिसका हमको निकालना है। तो विषम संख्या यहाँ पर एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इसकी संख्या कितना है, 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3। और कुल परिणामों की संख्या सब जगह जगह देखेंगे, सोना नहीं है बीच में। तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 तो है, तो हम 6 डाल देंगे और 3/6 को कट करेंगे, 3 × 1 3 दूना 6, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। फिर दूसरा है प्रायिकता एक सम संख्या। फिर फॉर्मूला वही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर एक सम संख्या, तो सम संख्या कितना है, 1 2 3 तो है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। हाँ, तो अगला प्रश्न है बिंदुओं 5 - 6 और -1 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये है कि अब एक रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है इसका जो निर्देशांक है एक बिंदु का 5 - 6 है और दूसरे का -1 और 4 है। और अब इसको जो विभाजित करता है बोलता है कि इसमें एक बिंदु है जो y अक्ष में इसको विभाजित कर देती है, y अक्ष के पास इसको विभाजित करती है।
तो जैसे ग्राफ होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो ये जो रेखाखंड है y अक्ष पे कहीं पर यहाँ या यहाँ कहीं पर भी वो विभाजित हो रही है। तो हम अगर y अक्ष पे विभाजित होगी तो ये क्या होगा, इसका जो निर्देशांक होगा वो x का मान 0 होगा और y का मान तो y रहेगा। तो इसका निर्देशांक एक बिंदु P ले लेते हैं और इसका निर्देशांक हम 0 और y यहाँ पुट कर लेते हैं। और अब यहाँ पूछा है कि y अक्ष जो है वो विभाजित तो करती है, तो किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये रेशियो क्या है दोनों के बीच का। ठीक है, अगर हम AP बाय PB करें तो क्या आएगा, वही अनुपात हमको निकालने बोला है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने का होता है, अनुपात निकालने का नहीं होता है। और हमको यहाँ अनुपात निकालने बोला है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, निर्देशांक का ही फॉर्मूला बैठा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर P का निर्देशांक, और P का निर्देशांक जो है जो दिया है पहले उसको ही बगल में लिख के और फॉर्मूला को हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, फिर होता है m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। और हमारा जो निर्देशांक P का पहले से ही मालूम था उसको बराबर के बाद में इधर 0y छोड़ देते हैं लिखकर। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये m1x2 जो हम लोग लिख दिया कि सब होता क्या है, कहाँ यहाँ पर कुछ दिख रहा है हमको m1x2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से ही जान चुके हैं 7.1 वाला बहुत बार बनाए होंगे, उसमें बहुत बार हम लिए होंगे कि ये कोई x1 y1 ये कोई x2 y2। तो ये तो हम लोगों का पुराना ही हो गया, इसमें कोई डर नहीं है, वही वाला यहाँ भी सेट होगा। लेकिन नया इसमें क्या आ गया, नया आ गया m1 m2। तो m1 m2 यहाँ पर क्या होगा, तो m1 m2 कुछ नहीं मानते, यही तो निकालने हमको बोला, इसको कैसे मान लेंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम m1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है m1 को हम क्या करेंगे, m1 के जगह पर m1 ही छोड़ देंगे और x2 के जगह पर x2 का जो मान है -1 उसको रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, अब हम प्लस का चिन्ह डाल के m2x1 है तो m2 को भी हम ऐसे ही छोड़ के और x1 जो लिखा हुआ है x1 का मान 5 है उसको रख देते हैं और फिर m1 प्लस m2। उसके बाद m1 y2 है, फिर m1 लिखते हैं, फिर y2 जो है वो y2 कितना है 4 है, तो इसको हम 4 लिखते हैं। फिर m2 है, m2 हमारे पास क्या है नहीं पता है, वो तो निकालना ही है। और y1 है, y1 का मान -6 है और m1 प्लस m2। और बराबर के बाद हम क्या करेंगे 0 और y लिख देंगे इधर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -m1 प्लस 5m2 बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4 × m1 4m1, 6 × m2 6m2 और फिर m1 प्लस m2। और फिर इधर बराबर के बाद में हम 0 और y को लिखते जाते हैं। हाँ, तो अब आगे देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट के बराबर कर देंगे और सेकंड वाला को हम सेकंड के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा -m1 प्लस 5m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 के बराबर। और सेकंड में हो जाएगा हमारा 4m1 -6m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू y। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसमें m1 m2 का मान पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर y जो है ये खुद में एक वेरिएबल है, जिस वजह से m1 m2 का मान नहीं निकल पाएगा, तो उसको हम नहीं ही सॉल्व करेंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो भगवान डाल देंगे, क्योंकि भगवान सबके पास रहता है जिसका कोई भी ना रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो भगवान को ही डाल देते हैं, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 से इसमें इंटू हो जाएगा तो -5m1 प्लस 5m2 और 0 से इसको करते हैं तो 0 हो जाता है। अब -5m1 इक्वल टू ये 5m2 उधर चला जाएगा माइनस में, फिर ये माइनस माइनस कट गया तो m1 बराबर हो गया 5m2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको m1 अनुपात m2 निकालना है। m1 अनुपात m2 को हम m1 बाय m2 भी कह सकते हैं, तो क्यों ना इसको हम बाय के रूप में ला दें। तो m1 है, इसके नीचे m2 को ला देते हैं। तो क्या होगा कि जब
ये वाला इसके नीचे आएगा, इसके पास भी जो कांस्टेंट है वो वाला उसके नीचे चला जाएगा। तो ये 5 है, इसके नीचे 1 चला जाएगा। और आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? इसी को तो हम कहते हैं, इसीलिए M1 अनुपात M2 इक्वल टू 5:1। यही हो गया आंसर। और इसके बाद अब अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे, क्योंकि हम वीडियो को लंबा करना नहीं चाहते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को आराम से देख के इसका सॉल्यूशन को नोट करके बार बार रिवाइज कर लेंगे। ये सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं कि हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी सभी को समझ में आ जाए। उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद हो जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे ही, इसमें हमको कहने का क्या जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।